नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के 2007 के क्वेश्चन पेपर की। ये दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 2005, 2006 और 2004 के दोस्तों जो आर्कियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल में दोस्तों डिस्कस किया था। यदि दोस्तों आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन को तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पे कॉल या मैसेज के माध्यम से दोस्तों जुड़कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर दोस्तों जो ये नोट्स मटेरियल पीडीएफ नोट्स है दोस्तों उसको पा सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप क्लासेज और दोस्तों सॉल्व क्वेश्चन पेपर और दोस्तों स्पेशल जो नोट्स है दोस्तों उसको भी पाना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप बहुत ही कम फीस में बहुत ही कम दाम में दोस्तों उसको भी पा सकते हैं। जिसके दोस्तों आपको दिया गया जो नंबर है उस पे कॉल या मैसेज करके दोस्तों आप जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो आपकी बुक है पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: एस बी देव, दूसरा बी सुब्बा राव, तीसरा एफ आर अलचिन और चौथा जेपी जोशी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी सुब्बा राव। जी हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है दोस्तों बी सुब्बा राव। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सोर्थुगई साइट इज लोकेटेड इन, अर्थात दोस्तों जो सोर्थुगई पुरा स्थल है ये किस स्थान पर स्थित है, उसका नाम पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं: ईरान, अफगानिस्तान, इराक और तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो सोर्थुगई पुरास्थल है दोस्तों ये हड़प्पा कालीन दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है और यह दोस्तों आपके अफगानिस्तान जो आपका देश है वर्तमान में यह पुरास्थल वहां पर स्थित है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दोस्तों कि जब भी आप सोर्थुगई को पढ़ें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों इससे कनेक्ट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब प्रश्न ये है दोस्तों कि धान का जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों अरिकामेडु, दूसरा हल्लूर, तीसरा कोल्डिहवा और चौथा नरहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल्डिहवा। जी दोस्तों, जो कोल्डिहवा आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ से हमको फर्स्टली द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज रिपोर्टेड, इसलिए इसको इसका अपना जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि बागोर साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय, मतलब दोस्तों जो बागोर पुरास्थल है ये किसके द्वारा उत्खनन किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं नेम सिमिलर होने की वजह से, एक बागोर और दूसरा है बाघोर। वहां पर घोर है, घ शब्द का उच्चारण है, और यहाँ पर बागोर है, यहाँ पर जी है, वहां पर जी एच होगा। तो दोनों में अंतर है, दोनों को आप अच्छे से सोच समझ के आंसर किया करिए जब भी दिया गया हो। यदि हम बात यहाँ पर बागोर की करें दोस्तों, तो बागोर को दोस्तों एक्सकेवेट किया था वी एन मिश्रा के द्वारा। जैसे दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट, मतलब कि दोस्तों जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक पुरास्थल कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: बुर्जहोम, दूसरा किले गुल मोहम्मद, तीसरा मेहरगढ़ और चौथा कोल्डिहवा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात मेहरगढ़। जो दोस्तों पुरास्थल है ये इन सभी पुरास्थलों में दोस्तों क्या है कि आपका सबसे प्राचीनतम अर्थात ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच डेटिंग मेथड वाज अप्लाइड फॉर डेटिंग द ओल्डुवाई गार्ड साइट, मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये है कि जो ओल्डुवाई गार्ड पुरास्थल है उसकी तिथि को ज्ञात करने के लिए कौन सा तिथि विधि का प्रयोग किया गया था, यह आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कई प्रकार की डेटिंग मेथोडोलॉजी वर्तमान में है, जिसको दोस्तों हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया गया है C14 मेथड, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। दूसरा रिलेटिव मेथड, जिसको हम लोग
सापेक्ष विधि कहते हैं। तीसरा पोटेशियम आर्गन मेथड। चौथा वर्ब मेथड। और इसी प्रकार दोस्तों कई सारे अन्य भी है, जिसमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी का नाम सुना होगा, थर्मोल्यूमेंसिस का नाम सुना होगा, स्फिन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही स्पेसिफिक ओल्डुआई गार्ड्स वैली जो दोस्तों जब एक्सकवेशन किया गया, उसका डेटिंग निकाला गया, तो किस टेक्निक से निकाला गया यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पोटेशियम आर्गन मेथड। दोस्तों पोटेशियम आर्गन आर्गन मेथड जो ये डेटिंग के दोस्तों विधि है, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डेटिंग वहीं पर की जा सकती है जहां पे हमको वॉल्केनिक गैस अर्थात ज्वालामुखी के राख के प्रमाण मिले। ज्वालामुखी के राख की डेटिंग दोस्तों पोटेशियम आर्गन मेथड से ही की जाती है। और दोस्तों ओल्डुआई गार्ड से भी दोस्तों हमको इसी प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए, और इसी विधि के द्वारा दोस्तों हमने उसकी डेटिंग जो दोस्तों उसकी की थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव डेटिंग मेथड। मतलब कि दोस्तों जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चाहे वो कार्बन 14 मेथड हो जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं, दूसरा यूरेनियम सीरीज हो जिसको हम लोग दोस्तों यूरेनियम सीरीज के नाम से जानते हैं, फ्लोरीन परीक्षण विधि हो, फ्लोरीन टेस्ट हो, या फिर ईएसआर हो, तो कौन सा इनमें से रिलेटिव डेटिंग अर्थात सापेक्ष विधि के अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो फ्लोरीन टेस्ट मेथड दोस्तों ये आपके सापेक्ष अर्थात रिलेटिव डेटिंग का एक महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें ये होता है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई जीवाश्म पाया जाता है उसमें खासकर हमको बोन का एविडेंस दिखाई देता है, अर्थात हड्डी के अवशेष मिलते हैं दोस्तों, तो उस बोन में दोस्तों हमको फ्लोरीन की एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है। और जैसे जैसे ये मात्रा समय के साथ होती है दोस्तों, ये घटती बढ़ती रहती है, जिसके वजह से हम ये डेटिंग कर पाते हैं। और ये दोस्तों आपकी रिलेटिव डेटिंग की एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपका फ्लोरीन टेस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये है कि व्हाट इज आर्थोस्टेट्स। मतलब प्रश्न ये है कि आर्थोस्टेट्स क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल्स पहला, दूसरा एन ऑब्जेक्टेड इंपोर्टेड फ्रॉम रोम, मतलब कि रोम से आयात की गई कोई एक वस्तु है, तीसरा हट फ्लोर जिसको हम लोग झोपड़ी के फर्श के रूप में भी जान सकते हैं, या फिर नन ऑफ द दीज मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑर्थोस्टेट्स क्या है भाई। ऑर्थोस्टेट हमने आपको जब मेगालिथिक कल्चर पढ़ा रहे थे, महापाषाण काल जिसे हम लोग बृहद पाषाण काल भी कहते हैं, जब हमने उसको डिस्कस किया था, उसको पढ़ाया था, उसके एविडेंसेस की बात की थी क्लास में दोस्तों, तो उस दौरान ही हमने आपको आर्थोस्टेट्स की जानकारी दी थी। इसलिए दोस्तों ये जो आपका आर्थोस्टेट है ये मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है, मेगालिथिक बरियल से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एविडेंस ऑफ फर्स्ट प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड एट। मतलब प्रश्न ये है कि हल से जुते हुए खेत के प्रथम प्रमाण हमको कहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पहला रोपल अर्थात रोपण पूरा स्थल, दूसरा कालीबंगा पूरा स्थल, तीसरा धौलावीरा, और चौथा मेहरगढ़। दोस्तों इनमें से चार ऑप्शन से आपको बताने हैं कि कहाँ से हमको सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों जो कालीबंगा पुरा स्थल है यहाँ से हमको जुते हुए खेतों के प्रमाण दिखाई देते हैं। जब भी कालीबंगा आए तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहाँ से दोस्तों हमको फायर अल्टस के प्रमाण की बात कर लें, चाहे फिर प्लॉटेड फील्ड की बात कर लें, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको प्रोवाइड कराता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने देखिए दोस्तों हिंदी के भी प्रश्न हैं। आप चाहे तो दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस चीज को जान एवं समझ भी सकते हैं। मैं एक बार रोक दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लें, आपके एग्जाम के लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न ये है दोस्तों कि इन विच स्टेट बड़ावली इज लोकेटेड। मतलब कि दोस्तों जो बड़ावली पुरास्थल है ये कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, पंजाब, शिमला और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों आपका जो बड़ावली पुरास्थल है दोस्तों, बड़ावली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और दोस्तों ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका रिलेटेड है। दोस्तों जब भी बड़ावली का आप नाम सुनेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमको मिट्टी का बना हुआ हल्का नमूना प्राप्त होता है, अर्थात दोस्तों
जो टेराकोटा मॉडल है दोस्तों आपके हल का, उसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? बड़ावली पुरास्थल से प्राप्त होता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। और ये स्थित कहाँ पर? ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि नेम द ऑथर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। मतलब कि दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों व्हीलर, दूसरा ऑप्शन है वी गॉर्डन चाइल्ड, तीसरा स्टुअर्ट पिगट और चौथा एफ ई ज्यूनर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुअर्ट पिगट। दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, इस पुस्तक को स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है। दोस्तों जब भी आप स्टुअर्ट पिगट का नाम सुने तो एक चीज को सदैव ध्यान रखिएगा कि दोस्तों स्टुअर्ट पिगट ये वही दोस्तों विद्वान है जिन्होंने ये कहा था कि दोस्तों जो आपका हड़प्पा पुरास्थल है, हड़प्पा एंड दोस्तों हड़प्पा पुरास्थल जो है दोस्तों, साथ में जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल है, यह दोनों दोस्तों एक दूसरे की जुड़वा राजधानी है दोस्तों। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल के रूप में, जुड़वा राजधानी के रूप में बताया था दोस्तों? तो वह कहा था आपके स्टुअर्ट पिगट ने। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न यह है कि श्रृंगवेरपुर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि दोस्तों जो श्रृंगवेरपुर पुरास्थल है, ये किस काल से संबंधित है? दोस्तों हम लोगों ने अभी 2005, 2004 और 2006 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वहां पर आया भी हुआ था। और दोस्तों ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि दोस्तों यह जो पुरास्थल है, ये वीबी लाल सर के द्वारा दोस्तों एक्सकेवेट किया गया है। और दोस्तों ये रामायण काल से संबंधित है। इसमें ज्यादा कुछ दोस्तों वापस से डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। हमने आपको बताया था कि दोस्तों ये संबंधित है बीबी लाल सर के द्वारा दोस्तों। और ये किस काल से संबंधित है? तो ये रामायण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स गिवन बिलो इज अर्लीस्ट मोनेस्ट्री एट अजंता। मतलब कि दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से जो अजंता गुफा है, उन अजंता गुफा में से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, ये आपको बताना है। इन चारों में से सबसे प्राचीन कौन सी है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 5 और गुफा नंबर आपका 15 का ए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है इनमें से कौन सबसे प्राचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो केव नंबर 3 है दोस्तों, ये अजंता गुफा में सबसे प्राचीन मठ के रूप में जाना जाता है। इसे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द अर्लीस्ट फिगर ऑफ बुल वॉज फाउंड एट। मतलब कि दोस्तों जो नंदी या फिर बैल का कह लें सबसे प्रारंभिक आकृति या प्रमाण है, वो हमको कहाँ पर दिखाई देता है, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला राजगृह, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा धौली और चौथा रामपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यदि दोस्तों आप लोगों ने अशोक के रामपुरवा अभिलेख का नाम सुना होगा, तो दोस्तों वहां से हमको जो बुल है, जिसको हम लोग वृषभ कह लें, बैल कह लें या फिर नंदी कह लें, उसके फिगर का दोस्तों उसका क्या किया गया है, डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है। उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है कहाँ से दोस्तों? रामपुरवा से। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन एंशियंट इंडिया देयर आर मेनी स्क्रिप्ट एज नोन एज ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, ग्रीक। तो दोस्तों इनमें से जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये किसके द्वारा डिसाइफर की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, तीसरा जे एफ फ्लिट के द्वारा, चौथा जॉन मार्शल के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जेम्स प्रिंसेप जो है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसका डिसाइफरमेंट किया था, अर्थात इसका उद्वचन किया था, इसको सबसे पहली बार पढ़ा था। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गेव द क्लू टू डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्रश्न ये है दोस्तों कि वह कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों कि जिसके द्वारा जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा गया। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। प्रियदर्शी, दूसरा धम्म, तीसरा कनित और चौथा दान।
दोस्तों इनमें बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो दानम शब्द है, इस दानम शब्द के द्वारा ही, दोस्तों किस शब्द के द्वारा, दानम शब्द के द्वारा ही जो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको क्या किया गया था, डिसाइफर किया गया था, वो भी किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड इन, मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये है कि जो खरोष्ठी लिपि है इसका उद्भव कहाँ पर हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत में, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया में, और चौथा बलूचिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो खरोष्ठी लिपि है ये ओरिजिनेट हुई थी आपकी कहाँ पर, मध्य एशिया में अर्थात सेंट्रल एशिया में। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोमस ऋषि केव इज लोकेटेड है। दोस्तों जो लोमस ऋषि गुहा है, जो केव है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमने अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसी दौरान हमने आपको बताया था कि जो लोमस ऋषि गुफा है दोस्तों, ये आपके मौर्य काल के राजा अशोक और दशरथ से संबंधित है, जिसको उन्होंने दान में आजीवक संप्रदाय के लोगों को दिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो ये लोमस ऋषि केव है ये किस कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हमने आपको बराबर की गुफाओं का वर्णन किया था, जिक्र किया था दोस्तों, और यह दोस्तों आपकी बराबर की गुफाओं में स्थित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि द लीजेंड श्रीमन व्याघ्रबल पराक्रम इज फाउंड ऑन द क्वाइन ऑफ, मतलब कि दोस्तों जो श्रीमान व्याघ्रबल पराक्रम मुद्रा लेख है, ये किस राजा के सिक्के पर यह लेख अंकित है, यह आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क द्वितीय के सिक्कों पर है, कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर है, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर है, या फिर कुमार गुप्त के सिक्कों पर है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अर्थात जो कुमार गुप्त के सिक्के हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, उनके सिक्कों पर श्रीमान व्याघ्रबल पराक्रम जो यह लेख है दोस्तों वह वहां पर उत्कीर्ण देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, तब तक दोस्तों आप चाहें तो जो हिंदी के प्रश्न हैं, जो विद्यार्थी हिंदी के हैं, वो हिंदी के इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर को मिला सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये है कि हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस भी किया था। फिर से दोस्तों आपके सामने है कि मतलब कि जो सोने के सिक्के हैं सबसे पहली बार इसको किसके द्वारा चलाया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कडफिसेस प्रथम के द्वारा, कनिष्क प्रथम के द्वारा, डियोडोटस के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। तो दोस्तों इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, तो हमने आपको बताया ही था कि दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक दोस्तों जो कनिष्क प्रथम हैं उनके द्वारा चलाया गया था। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए बी होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि एजेस द्वितीय वॉज सक्सीडेड बाय, मतलब एजेस सेकेंड वॉज सक्सीडेड बाय, मतलब प्रश्न ये दोस्तों कि जो एजेस द्वितीय हैं उनका उत्तराधिकारी कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया दोस्तों, पहला दिया है कि एजी लिजेस था, दूसरा गोंडो फर्निस प्रथम, तीसरा मॉस, और चौथा मेनांडर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा गोंडो फेरिस। जी हाँ दोस्तों, गोंडो फेरिस जो है दोस्तों ये एजेस सेकंड का क्या था, उत्तराधिकारी था, इसके द्वारा इसको सक्सीड किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि 14 क्वाइंस वाज इशूड बाय। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है आने वाले सालों में। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों ये जो आपका 14 क्वाइंस किसके द्वारा इशू किया गया दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन छत्रप, सातवाहन, वाकटक और चोल के नाम से दिए गए हैं। और दोस्तों ये जो सिक्के हैं इसको सातवाहन शासकों ने इशू किया था, सातवाहन शासकों द्वारा उसको इशू किया गया दोस्तों। और जब भी इस चीज को आप लोग सातवाहन शासकों में आए तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि सातवाहन साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था दोस्तों जो कि मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये जो आपका एकमात्र आपको डायनेस्टी मिलती है पूरे इंडिया में, जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी अर्थात मातृसत्तात्मक सोसाइटी में दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों चाहे आप गुप्त काल कह लें, मौर्य काल कह लें, वैदिक काल कह लें, कोई अन्य काल कह लें दोस्तों, वो आपकी सभी के सभी पैट्रियार्कल सोसाइटी की थी, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता पर निर्भर थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अश्वमेघ टाइप कॉइन वाज इशूड बाय, मतलब कि दोस्तों जो अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है ये किसके द्वारा इशू किया गया था, चलाया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण के द्वारा, दूसरा दिया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा, तीसरा हर्षवर्धन के द्वारा और चौथा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बहुत सिंपल सा है, हमने अभी अभी प्रीवियस ईयर पेपर में ही बताया था कि भाई जो अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था। समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, आपका इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, जिसने दोस्तों अपने शासनकाल में दक्षिणापथ और उत्तरापथ की विजय अभियान किया। इसको भारत के नेपोलियन के नाम से भी हम सभी जानते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट आपका इंस्क्रिप्शन भी है जिसको हम लोग प्रयाग स्तंभ भी बोलते हैं, प्रयागराज स्तंभ लेख भी बोलते हैं, जिसकी रचना दोस्तों हरिशेन के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ चीजें दोस्तों आपको जो कि जाननी चाहिए। दोस्तों यदि हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करें दोस्तों, तो आगे प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है ये असर्शंस और रीजंस के प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों आपको जो ये फैक्ट एंड रीजंस दिए गए हैं क्या ये सही हैं या फिर इनकरेक्ट हैं, इनके हिसाब से आपको इनका आंसर देना है। दोस्तों आइए चलते हैं इस क्वेश्चंस के लिए। इसमें दोस्तों असर्शन दिया गया है कि द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव डिक्लाइन ड्यू टू एरिडिटी, मतलब प्रश्न ये है दोस्तों कि पश्चिम भारत में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी दोस्तों, उसका जो विघटन हुआ, उसका जो पतन हुआ, वो इस कारण माना जाता है कि वहां पर सूखा अर्थात अकाल पड़ा। ये आपका क्या दिया है, यह असर्शन दिया है, अर्थात ये कारण, ये आपका कथन दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों जो रीजन दिया गया है कि इन्वेजन बाय मेगालिथिक पीपल, मतलब कि ये जो आपके ताम्रपाषाणी संस्कृति दोस्तों, इनका इन्वेजन किया गया महापाषाण जो लोग थे, महापाषाण काल के मेगालिथिक पीरियड के लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किए जाने के कारण ऐसा हुआ है। तो दो फैक्ट और आपके रीजन दिए गए हैं, जिनमें ये बताया गया पहले में कि जो चालकोलिथिक कल्चर है वेस्टर्न इंडिया की, पश्चिमी भारत की, उनका जो विघटन हुआ, उनका जो पतन हुआ, वो इस कारण हुआ क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पहला। दूसरा दिया है कि इन्वेजन बाय मेगालिथिक पीपल, मतलब कि वहां पर मेगालिथिक काल के अर्थात ताम बृहद पाषाणिक काल के लोगों के द्वारा वहां पर आक्रमण किया गया, जिसके द्वारा उनका पतन हो गया। तो इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जो चालकोलिथिक कल्चर है वेस्टर्न इंडिया की, जी हाँ, वो सूखा अर्थात अकाल के कारण उसका विघटन हुआ, उसका पतन हुआ, ये फैक्ट क्या है, सही है। लेकिन ये कहना कि मेगालिथिक पीपल के द्वारा वहां पर इन्वेजन किया गया, आक्रमण किया गया, ये बातें क्या है, गलत है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है कि ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले कि हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करें, आप सभी से निवेदन है, वीडियो पर नए हो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। असर्शन दिया गया दोस्तों आर्यन इन्वेजन डिस्ट्रॉयड, मतलब कि दोस्तों आर्य आक्रमण ने नष्ट किया, पहला फैक्ट दिया है। दूसरा क्या दिया है कि ड्राइंग अप of the Saraswati was a major factor in the decline of Indus Valley civilization, मतलब कि सिंधु सभ्यता के विघटन के लिए अर्थात पतन के लिए जो सरस्वती नदी थी उसके सूख जाना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का एक कारण बना। तो ये दो फैक्ट दिए गए, पहला कि आर्यन इन्वेजन के कारण ये विनष्ट हुआ ये संस्कृति, दूसरा कि जो सरस्वती नदी है उसमें क्या हो गया, सरस्वती नदी सूख गई। तो दो फैक्ट आपको दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है सिंधु घाटी सभ्यता में, अब वो पूर्ण रूप से क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। तो उसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। और ये जो थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन की, वो मैक्स मूलर ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों थ्योरी है, ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में इसको हम लोग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। कारण क्या है, कारण ये है
कि वर्तमान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैक्सिमम आर्कियोलॉजिकल साइट हमको प्राप्त होते हैं वो किसके किनारे प्राप्त होते हैं? सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसको हम लोग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब जब सरस्वती नदी ही सूख गई तो यहाँ का सभ्यता भी है वो क्या हो गया? उसका पतन हो गया, विघटन हो गया, और यह एक कारण माना जाता है। यही कारण है कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेयर ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है असर्शंस में। असर्शन दिया गया है कि द मौर्यन अंपायर डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। मतलब कि अशोक की मृत्यु के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य है वो अधिक दिनों तक क्या था? चल नहीं पाया, टिक नहीं पाया। और दूसरा जो रीजन दिया हुआ है कि इट वॉज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द सका, मतलब कि कारण ये था कि वहां पर सको के आक्रमण का होना शुरू हो गया था। तो दो चीजें दी गई हैं कि भैया अशोक मरते हैं और उनका जो साम्राज्य होता है मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण के रूप में दिया है कि वहां पर जैसे ही अशोक मरते तो शकों का आक्रमण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि ठीक है, अशोक के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जो मौर्यन अंपायर है वो क्या होता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर अच्छे रूलर, उनकी जो राज्य व्यवस्था थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या होता है? धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाता है। इसलिए उनका जो मौर्यन एम्पायर है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है। इसलिए ये तो फैक्ट सही है, लेकिन ये कहना कि उस समय शक इन्वेजन हुआ, शक आक्रमण हुआ, इसका कोई हमको स्पष्ट प्रमाण देखने को वहां पर नहीं मिलता। इसलिए जो आर है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है कि वेयर ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, दिस इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपके हिंदी के प्रश्न है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको आप देख के तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 27 कि असर्शन दिया गया है कि नंबर्स ऑफ कार्बन डेट्स ऑफ मेसोलिथिक साइट फ्रॉम इंडिया आर लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू हैंडफुल साइट्स। मतलब प्रश्न ये है भाई साहब कि भारतीय मध्य पाषाणिक जो पुरास्थल है, मेसोलिथिक जो साइट्स हैं, वहां से जो कार्बन तिथि हमको है, जो कार्बन डेटिंग है, उनकी तिथियां बहुत कम प्राप्त हुई हैं, और ये सीमित पुरास्थलों से ही, लिमिटेड साइट से ही हमको प्राप्त होती हैं। पहला दिया है। अब रीजन क्या दिया है इसका कि दे सिंपली इंडिकेट द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसर्च विच हैज बीन कैरीड इन द फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब कि ये जो कार्बन डेटिंग हमको मध्य पाषाणिक पुरास्थलों से कम मात्रा में लिमिटेड साइट से मिल रहा है, इसका कारण ये बताया गया है कि यहाँ पर इससे प्रतीत होता है कि भारत में इस काल में संबंधित बहुत ही कम शोध हुआ है, बहुत ही कम रिसर्च हुआ है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेसोलिथिक साइट में हमको जो कार्बन डेटिंग है वो कम मात्रा में मिली है। जो इसकी कार्बन डेटिंग हम निकालते हैं तो लिमिटेड साइट से ही हमको निकल के सामने आती है। कारण भी इसका ये है कि यहाँ पर हमको मेसोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने अभी तक रिसर्च जो किया है वो कम किया है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेयर ऑप्शन ए एंड आर इज करेक्ट। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। असर्शन दिया गया है। असर्शन क्या दिया गया है कि देयर वाज अ ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन अरिकामेडु एंड रोमन वर्ल्ड। मतलब कि यहाँ पर अरिकामेडु जो रोमन साम्राज्य था उसके बीच में व्यापारिक संबंध था, आप सभी लोग जानते हैं। था भाई, कारण भी है कि अरिकामेडु जो आपका पूरा स्थल है, यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार के जो पॉटरीज हैं जिसको हम लोग मृदभांड कहते हैं उनकी प्राप्ति हुई है। रोमन शासक के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। तो कई सारे ऐसे प्रमाण जो हमको अरिकामेडु से मिलते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि नहीं ठीक है भाई, उनके बीच में ट्रेड था। अब वहां पे रीजन क्या दिया है? रीजन ये दिया है कि बिकॉज इंडियन मर्चेंडाइज वॉज इन सरप्लस। कारण ये कि भारत में उत्पादन जो है यह अधिक था, जिसके कारण ये अरिकामेडु से क्या करते थे? अरिकामेडु के थ्रू वो रोमन साम्राज्य से क्या करते थे? व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेयर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। मतलब कि ठीक है, अरिकामेडु और रोमन अंपायर के बीच कॉन्टैक्ट था, ट्रेड था, उनके बीच में व्यापार था। दूसरा कारण यह है कि वहां पर भारत में जो है इंडियन मर्चेंटाइज जो था, भारतीय जो उत्पादन था वो क्या था? अधिक था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिगेन फ्रॉम 2000 बीसी। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विघटन 2000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। दूसरा जो कारण दिया है, कारण ये दिया है कि इट वाज ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट।
मतलब कि ये विघटन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के जो वातावरण था, जो क्लाइमेट था उनका, उनमें अचानक से क्या हो गया था, परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे विघटित होने लगा। वो भी कब, 2000 ईसा पूर्व से। तो कौन सा फैक्ट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों। अब देखिए, जब आप देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यदि हम मोटे मोटे तौर पर निकालें प्री हड़प्पा से लेके लेटर हड़प्पा का, तो आपको पता चलेगा कि 3500 ईसा पूर्व के आसपास से ट्रेसेस, हमको इसकी जानकारियां किसी न किसी पुरास्थल से देखने को मिलती है, और इसके स्पष्ट प्रमाण हमको 3300 ईसा पूर्व से दिखाई देते हैं। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और जाते कहां तक हैं? जाते हैं ये आपके 1500 ईसा पूर्व से, और इनका जो विघटन शुरू हो जाता है वो हो जाता है 2000 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो ये जो 2000 ईसा पूर्व से हो रहा है, तो देखिए देयर वर मेनी मेथड्स आर मेनी थ्योरीज ड्यूरिंग रिगार्डिंग टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एज लाइक वैल्केनिक डिस्पोट, उसके अलावा आपका है क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा आपका बाढ़ है, फ्लड है। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं, अकाल है, उसके अलावा इन्वेजन थ्योरी, तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको इनमें दिखाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है क्लाइमेट चेंज, जो कि माना जाता है इंपॉर्टेंट है, और ये भी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, असर्शन दिया गया है कि द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। मतलब कि प्रश्न ये है कि जो द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ है वो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देयर वर मेनली टू अर्बनाइजेशन पीरियड। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। वेयर एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड टेक्स प्लेस इन द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, एज लाइक छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है, जहां पर महाजनपद का उद्भव हो रहा है, जैसे मगध जैसे साम्राज्य का उद्भव हो रहा है, वहां पे आपको अर्बनाइजेशन दिखाई देता है। तो दो अर्बनाइजेशन है, और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में होता है, ये आपको बताया गया असर। रीजन क्या है? रीजन ये है यहाँ पे कि इट वॉज ड्यू टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा आपको दिया ये गया है कि जो भाई यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बुद्धिज्म एवं जैनिज्म का यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये आप कैसे संभव है कि किसी धर्म के विकास से किसी अर्बनाइजेशन का नगरीकरण को जोड़ना क्या है, ये गलत होगा। तो ठीक है, ये बात तो सही है कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में हमको सेकेंड अर्बनाइजेशन को प्रारंभ होते हुए हम दिखाई देते हैं, बात सही है। लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का उद्भव हो रहा है, इस कारण नगरीकरण होता है, ये फैक्ट क्या है, गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि वेयर ए इज करेक्ट, वेयर ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने असर्शंस क्या दिया गया है कि द सातवाहनास गॉट रॉकड केव्स एक्सकेवेटेड। मतलब कि सातवाहन काल में जो शैल गुफाएं थी, जो रॉक कट केव्स थे, उनको क्या किया गया था, उनकी खुदाई की गई थी, उनको एक्सकेवेट किया गया था, उनका निर्माण किया गया था। दूसरा जो रीजन दिया गया है कि बिकॉज दे डिडंट नॉट नो ब्रिक टेक्नोलॉजी। कारण यह है कि उनके जो ईंट बनाने की तकनीक थी उनको ज्ञात नहीं थी। यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस से जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2006 का, तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यही डिक्टो एकदम सेम क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया ही था कि ठीक है, सातवाहन पीरियड में हमको रॉक कट केव्स के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ब्रिक टेक्नोलॉजी की ज्ञान नहीं था। ये चीजें क्या है, गलत है। तो ये जो ऊपर का फैक्ट है ये सही है, दूसरा जो फैक्ट है वो गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेयर ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपका हिंदी का प्रश्न है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उनकी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यदि आपको किस प्रकार के वीडियो से सहायता मिल रही हो तो आप सभी से निवेदन दोस्तों, हमारा एक छोटा सा चैनल, जो छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए आप सभी को दोस्तों प्रश्न जो है आपको नहीं मिल पाते हैं, उनकी तैयारी का मौका नहीं मिल पाता किसी भी चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल दोस्तों आपको प्रोवाइड कराता है, कोशिश करता है कि आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। और दोस्तों हम आपको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी नोट्स, मटेरियल, क्लासेज,
क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा सके। ये दोस्तों आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से संतुष्ट हैं तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हमारा जो छोटा सा चैनल है उसको आप सभी अन्य दोस्तों के माध्यम से भी सब्सक्राइब जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो छोटा सा चैनल है, जो प्रयास है, वो आप सभी के माध्यम से दोस्तों हम इसको बेहतर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32, वे असर्शन दिया गया है कि नियोलिथिज्म ग्रीव ओवर द फाउंडेशन ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ नेचुरल फूड रिसोर्सेज। मतलब कि प्रश्न ये है कि जो प्राकृतिक खाद्य संसाधन है उनकी कमी के कारण ही नवपाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति हुई। मतलब ये है कि जो नवपाषाण काल आप देखते हैं, जब आपका नियोलिथिक पीरियड आता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नियोलिथिक पहले से था मेसोलिथिक पीरियड। मतलब नवपाषाण काल से पहले काल कौन सा था? मध्यपाषाण काल। और मध्यपाषाण काल में अभी तक जो मानव था, जो ह्यूमंस थे, वो किस पे डिपेंड थे? नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल जो फूड रिसोर्सेज थे जिसमें उनके पशुओं की मांस हो गए, पौधों के जो फल फूल हो गए, उन पर वो निर्भर होते थे। लेकिन जब उनमें कमी आने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे खाने के वो समाप्त होने लगे, तब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे नवपाषाण काल में परिवर्तित होने लगे। अब वो खुद से भोजन का उत्पादन करने लगे, अर्थात वो अब कृषि करने लगे, खेती करने लगे। तो ये आपका पहला कारण यहाँ पर दिया गया। तो इसलिए आपको जब भी असर्शंस और रीजन के प्रश्न दिए गए हो तो उनको अच्छे से पढ़िए, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो प्रश्न कहना क्या चाहता है, फैक्ट आप उसको जरूर ध्यान से पढ़िए, तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। रीजन क्या दिया है यहाँ पर? रीजन ये दिया है कि फूड कलेक्टिंग स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ ऑफ मेसोलिथिक पॉपुलेशन रिजल्टेड इन एग्जॉक्शन ऑफ नेचुरल फूड विच गेव इम्प्यूट्स टू फूड प्रोडक्शन। मतलब कि खाद्य संग्राहक जो नीति थी, मतलब कि भोजन को इकट्ठा करके उनको खाने की जो नीति थी, यह मध्य पाषाण काल में जब जनसंख्या की वृद्धि हुई, जिसके कारण जो खाद्य को उत्पन्न करने की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई। कारण सही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप जो फूड कलेक्ट करोगे वो जल्दी से समाप्त भी होगा, और जब समाप्त होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने पड़ेंगे? फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब आप फूड प्रोड्यूस करने की तरफ जाते हो, पहले आप कंज्यूमर थे, अर्थात आप पहले क्या करते थे? उपभोक्ता थे। कोई भी चीज आपको मिलती थी आप खा लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आप कलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है? उपजाना है। अब आप क्या करो? प्रोड्यूस करो। तो कंज्यूमर से प्रोड्यूस की तरफ का जो आपका फेज है, ट्रांजिशन फेज है, वही कहा जाता है मेसोलिथिक से न्यूलिथिक का फेज। और ये आपको न्यूलिथिक पीरियड में दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर। कि ये जो ऑप्शन है कि पहला कि भैया ठीक है, मतलब कि नवपाषाण काल में जो नेचुरल फूड रिसोर्सेज थे उनकी कमी हुई, जिसके कारण वहां पर नवपाषाण काल का उद्भव हुआ। और ये भी कॉन्सेप्ट सही है कि जो खाद्य संग्राहक नीति थी, मतलब फूड को कलेक्ट करने की नीति थी, वो मेसोलिथिक पीरियड में जब पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो उसके कारण उनको अब क्या करना पड़ा कि खाद्य को उत्पन्न करने की आवश्यकता, मतलब प्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी। वेयर ऑप्शन बोथ असर्शंस एंड रीजन आर क्या है? करेक्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न क्या दिया है कि द पंच मार्क्ड क्वाइंस डू नॉट हैव एनी लीजेंड। मतलब कि आहत मुद्रा जो होती है, जिसे हम लोग पंच मार्क्ड बोलते हैं हिंदी में, तो आहत मुद्राओं पर हमको किसी भी प्रकार के लिपि का प्रमाण नहीं मिलता है। पहला दिया है। अब रीजन क्या दिया है कि द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नोन नॉट नोन एट दैट टाइम। अब कारण ये बताया गया है कि उस समय पर जब आहत मुद्राओं का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय लिखने की कला अज्ञात थी। इसी कारण हमको आहत मुद्राओं पर हमको किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं मिलता, मतलब कि वहां पर लिपि का प्रमाण नहीं मिलता। ये चीजें आपको दी गई है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। पंच मार्क्ड कॉइन जब बनाए जा रहे हैं तब लिखने के प्रमाण हमको मिले हैं। भले ही वो लिपि हमको मुद्राओं पर न मिले, लेकिन अन्य माध्यमों से हमको प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि इसका जो सही आंसर होगा कि असर्शंस तो ठीक है, लेकिन जो रीजन दिया गया कि द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट नोन एट द टाइम, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर ए अर्थात असर्शन इज करेक्ट बट और इज अ फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो से दोस्तों आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या दिया गया है प्रश्न कि आपको जो चीजें दी गई हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है? सेट करना है। देखिए दोस्तों, मिंडल, वुर्म, रिस और गुंज, दोस्तों आपको जो ये चीज है ये आपके
इंपॉर्टेंट फेज हैं आपके, और इनको क्या करना है कि आपको क्रम में आपको रखना है। तो रिस वुर्म मिंडल गुंज है दोस्तों, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपके फेज में आता है गुंज। क्या आता है सबसे पहले? गुंज आता है, ठीक है। उसके पास आता है आपका मिंडल, फिर क्या आता है? मिंडल। उसके पश्चात आता है आपका रिस, और सबसे लास्ट में आता है आपका क्या? वुर्म। क्या आता है? वुर्म, ठीक है। तो ये चार हैं आपको, तो एक, ठीक है, तीन चार दो, एक तीन चार दो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका चार, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले फोर आ रहा है ना, तो सबसे पहले फोर, उसके पश्चात क्या आ रहा है? मिंडल वन, ठीक है। उसके पहले क्या आ रहा है? उसके बाद क्या आ रहा है? थ्री, रिस, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? वुर्म, मतलब सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ये आपका दोस्तों जो आपका गुंज मिंडल रिस वुर्म बताया जा रहा है यहाँ पर, ये आपके वर्ल्ड स्टोन एज जो आपका पैलेolithic पीरियड है उनसे संबंधित आपका ये महत्वपूर्ण आपके फेजेज हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस दौरान इसकी चर्चा भी हम आपसे जरूर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर चार महत्वपूर्ण मानव के प्रकारों की चर्चा की गई है, जिनमें आपको बताया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा ड्रायोपिथेकस, तीसरा होमो इरेक्टस, और चौथा रामेपिथेकस। इन चारों को इनके कालक्रम के अनुसार से आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल आधार में, अर्थात क्रम के अनुसार इनको आपको सजाना है। तो इनमें से कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा? तो इनमें दोस्तों सबसे पहले आता है आपका ड्रायोपिथेकस। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ड्रायोपिथेकस आएगा। उसके पश्चात आएगा आपका रामापिथेकस, जो कि शिवालिक पहाड़ी के रेंज में पाया जाता था, इसका फॉसिल पाया गया है। तीसरा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका पाया जाता है, और चौथा सबसे लास्ट में आता है आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जीवाश्म ऐसा माना जाता है कि इंडिया में कहाँ से पाया गया है? हथनौरा, जो कि अरुण सोनकिया को 5 दिसंबर 1982 में पाया गया था। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, अरुण सोनकिया को नर्मदा वैली से इसकी प्राप्ति की गई थी, ठीक है। तो ये जो चारों प्रमाण हमको जो हमने दिखाए, हमें बताया आपको, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस है, उसके पास रामापिथेकस, उसके पश्चात ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और सबसे लास्ट में आएगा इसमें होमो इरेक्टस। इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें दो ड्रायोपिथेकस सबसे पहले नंबर पे, फिर रामापिथेकस मतलब चौथे नंबर पे, फिर आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले नंबर का, और सबसे लास्ट में आएगा होमो इरेक्टस, इसका नंबर है थ्री। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हिंदी के प्रश्न है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए भाई, कोशिश तो रहती है कि आप सभी को विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन किया जाए। यदि आपका भी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो पाना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पर वीडियो बनाई जाए और आपको डिस्कशन किया जाए उस पर। आगे चलते हैं, इनको भी दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है। यहाँ पर मंदिरों या फिर स्कल्पचर्स के नाम दिए गए हैं, जिनको कि आपको डेटिंग के हिसाब से उनको क्या करना है? आपको क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले दिया गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर दिया गया है। दूसरा कि जो बादामी का गुफा नंबर 2 है, बादामी केव नंबर 2 है, वो दिया गया है। तीसरा कि जो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, जो शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम है, उसका नाम दिया गया है। और चौथा दिया गया है एलोरा मिसू, जो कैलाशनाथ टेम्पल है, उसके बारे में। तो इन चारों को आपको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको आपको सेट करना है, ठीक है। तो क्या आंसर सही होगा, क्या गलत होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कैसे भाई, कैसे ही होगा सही? सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा बादामी नंबर केव, जो नंबर 2 है, ये सबसे अर्लीस्ट डेटिंग में आएगा इनमें। उसके पश्चात आपका आता है महाबलीपुरम का जो सोर टेम्पल है, इसकी डेटिंग इसके पश्चात है। उसके पश्चात जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, सॉरी, कैलाशनाथ का मंदिर जो एलोरा का, वो आपका आता है इसके पश्चात। और सबसे लास्ट में आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि आपका उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पे आएगा। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनको भी दोस्तों आपको जो सेरेमिक्स दिए गए हैं, जो मृत भांडों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले दोस्तों दिया है पॉलिश्ड रेडवेयर। ये दोस्तों जो प्रश्न है एकदम एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी करके दोस्तों आपको यहाँ पर दे दिया गया। यही प्रश्न दोस्तों हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें भी आपको मिला था, एक बार फिर से आपको मिला हुआ है दोस्तों। इसमें कोई ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है पॉलिश वेयर, फिर दिया है दोस्तों एनबीपीडब्ल्यू, जिसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं, हिंदी में उत्तरी काले चित्र दूसरे मृदभांड बोलते हैं। तीसरा दिया है ब्लैक एंड रेड, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में BRW बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BRW।
और इसको हम लोग बोलते हैं NBPW। और इधर दिया गया है दोस्तों पेंटेड ग्रेवर जिसको हम लोग बोलते हैं PGW। अब इनको क्या करना है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सबसे पहले आएगा आपका BRW। ठीक है, BRW मैक्सिमम ये एसोसिएट किया जाता है मेगालिथिक पीरियड से। फिर आता है आपका PGW, फिर क्या आता है PGW, फिर आता है आपका NBPW, और सबसे लास्ट में आता है आपका इनमें से पॉलिश्ड रेड वेयर। ठीक है, तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो गए। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो BRW इसका 3 है। ठीक है, आ गया। उसके पश्चात हमने बताया 4 पेंटेड ग्रेवियर। ठीक है, सही है। उसके पश्चात हमने बताया था NBPW नंबर 2 पे है, ये भी ठीक है। और बच्चा आपका पॉलिश रेडियो जो सबसे लास्ट में आया नंबर 1 से, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों जो आपको नाम दिए गए हैं ये क्वांस के टाइप्स हैं, मुद्रा के प्रकार दिए गए हैं, जिनमें आपका नाम दिया गया है शतमान, दूसरा गदैया, तीसरा दिनार और चौथा वराह। इनके हिसाब से आपको क्या करना है कि किस काल में ये चलते थे उनके हिसाब से आपको इनको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, साधारण में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो सबसे पहले हमको जो देखने को मिलता है मुद्रा का प्रकार, वो देखने को मिलता है शतमान प्रकार की मुद्रा। ठीक है, शतमान प्रकार की जो मुद्रा है सबसे पहले देखने को मिलती है। उसके पश्चात हमको वराह प्रकार की मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके बाद हमको जो मुद्रा देखने को मिलता है वो गदैया, और सबसे लास्ट में देखने को मिलता है दिना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेयर। मतलब शतमान जो सबसे पहले है, उसके पश्चात आपका वराह क्वांस आ रहा है, उसके पश्चात आपका आ रहा है गदैया क्वांस, और सबसे लास्ट में आ रहा है आपका दिनार क्वांस। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हिंदी के प्रश्न हैं, आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि इनको जो आप दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके, ये कैपिटल के नाम दिए गए हैं और इनको आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों कैपिटल्स के लेकर हम दोस्तों आपको प्रश्न बना चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर प्रश्न क्या करने हैं कि बताने हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। साधारण से प्रश्न है, आपको एज इट इज क्या कर दिया गया दोस्तों कि वापस से दे दिया गया है। दोस्तों मथुरा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया गया था। मथुरा, राजगृह, पाटलिपुत्र और वातापी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो वातापी है इनमें दोस्तों ये सबसे बाद में आया। वातापी जो दोस्तों आपका है दोस्तों, सॉरी मथुरा, मथुरा जो है दोस्तों ये सबसे लास्ट में आपका आता है, चौथे नंबर पर। उसके बीच में दोस्तों आपको वातापी देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले पे आता है राजगृह, दूसरा बनाया गया था आपका पाटलिपुत्र। तो 1 2 3 4 दोस्तों आपको मैंने क्रोनोलॉजिकल में सेट कर दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका राजगृह। सबसे पहला जो राजधानी के रूप में स्थापित हुआ दोस्तों वो राजगृह हुआ। राजगृह जब बदला गया दोस्तों तो पाटलिपुत्र के रूप में इसको बदला गया। बाद में दोस्तों इसके पश्चात बनता है आपका वातापी, और सबसे लास्ट में जो राजधानी के रूप में हमको देखने को मिलता है वह मिलता है आपका मथुरा। इसलिए ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न ये है कि अरेंज द गुप्ता किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि प्रश्न ये है भाई साहब कि जो गुप्त शासक हैं, इन गुप्त शासकों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है? नाम सेट करना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। आपको नाम दिए गए हैं। पहला दिया गया विष्णुगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा रामगुप्त और चौथा कुमारगुप्त। तो इनको दोस्तों आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। दोस्तों इनमें सबसे पहले पे आएगा आपका रामगुप्त, उसके पश्चात दोस्तों आएगा दूसरे पे आपका कुमारगुप्त, तीसरे पे आएगा दोस्तों आपका स्कंदगुप्त, और सबसे चौथे पे आएगा दोस्तों आपका विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब सबसे पहले आपका रामगुप्त आ रहा है, उसके पश्चात कुमारगुप्त आ रहा है, उसके पश्चात आपका स्कंदगुप्त आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है आपका विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द फॉलोइंग फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन एंशियंट इंडिया देयर वाज मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स हु ट्रेवल्ड इंडिया एंड रिटेन सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। मतलब कि भाई प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वान, जो विदेशी विद्वान थे, विदेशी यात्री थे, वो भारत आए और भारत के संदर्भ में उन्होंने
कई सारी जानकारियां अपने पुस्तकों में, अपने जो उनकी रचनाएं हैं उनमें देखने को हमको मिलती हैं, चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे फाहियान हो, चाहे वेनसांग हो या एत्सिंग हो। तो कई सारे जो है दोस्तों वो समय समय पर आते हैं, उनके बारे में जानकारियां हमको देते रहे। तो इसी में दोस्तों आपको नाम दिया गया है, उनमें से बताना है कौन पहले आया कौन सबसे बाद में आया। दोस्तों आप सभी ने मेगास्थनीज का नाम जरूर सुना होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी की पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पूछा भी जाता है दोस्तों, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके पश्चात आपका दोस्तों आता है फाहियान, सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? फाहियान आएगा। उसके पश्चात दोस्तों आपके वेनसांग आते हैं, और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों इनमें आपका इत्सिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, आप तक हिंदी के प्रश्न को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो बच्चे हिंदी के हैं। हम्म अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपके सामने दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। दोनों को क्या करना है दोस्तों? आपको मैचिंग करानी है, इनको मैच कराना है। एक तरफ दोस्तों आपको जो ये नाम दिए गए हैं, ये नाम दिए गए हैं ऑथर्स के, अर्थात इनके राइटर्स के नाम, इनके लेखकों के नाम। और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं दोस्तों, ये इनके पुस्तकों के नाम, अर्थात इनके बुक्स के नाम दिए गए हैं। यदि मैं ऑथर्स के नाम की चर्चा करूँ तो इनमें नाम दिया गया है पीवी काणे का, डीसी सरकार का, एएस अल्तेकर का और पर्सी ब्राउन का। वहीं पर इनकी पुस्तकों के जो नाम दिए गए हैं वो इंडियन आर्किटेक्चर, दूसरा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, तीसरा कैटलॉग ऑफ द गुप्ता कोल्ड क्वांस इन द बयाना होड, और चौथा इंडियन इपिग्राफी। तो इनको क्या करना है दोस्तों कि आपको मैचिंग कराना है, कौन किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं पीवी काणे से, शुरुआत करते हैं। पीवी काणे ने दोस्तों लिखा है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, अर्थात धर्मशास्त्र का इतिहास जो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया दोस्तों आपके पीवी काणे के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपका बचा डीसी सरकार। डीसी सरकार दोस्तों उन्होंने लिखा है आपका कैटलॉग ऑफ द गुप्ता गोल्ड क्वांस इन बयाना होड। वहीं पर दोस्तों जो एएस अल्तेकर हैं, एएस अल्तेकर ने दोस्तों लिखा है आपके इंडियन इपिग्राफी, इंडियन इपिग्राफी। जबकि दोस्तों जो पर्सी ब्राउन है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस दोस्तों आपके आर्किटेक्चर हैं दोस्तों, जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर काफी वर्क किया है। इनकी रिसर्चेस काफी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। इस हिसाब से दोस्तों जो मैचिंग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में जो दोस्तों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको क्या करना है दोस्तों? मैच कराना है। दोस्तों जो लिस्ट 1 है, ये आपके रूलर्स के नाम दिए गए हैं, शासकों के नाम दिए गए हैं। और लिस्ट 2 है दोस्तों, इनमें शासकों की जो मुद्राएं हैं उनकी विशिष्टता या फिर उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम शासकों की बात करें, इसमें तो आपको नाम दिया गया है एगाथा क्रिस्टी की। दोस्तों सबसे पहले नाम किसने दिया है? एगाथा क्रिस्टी की। दूसरा यूक्रेटाइटिस की, तीसरा मावेस की, और चौथा एजिलियस की। और यदि उसमें हम बात करते हैं इनके मुद्राओं या उनके संबंधित चीजों की, तो दिया गया उसमें कॉमरमेटिव क्वांस ऑफ हेलियोडोस एंड लियोडाइस। दूसरा दिया गया अभिषेक लक्ष्मी ऑन द क्वांस। तीसरा ब्रॉड इफिगी ऑफ वासुदेव एंड बलराम एंड ऑब्जर्व एंड रिजर्व। और चौथा दिया है रूल्ड इन पंजाब एंड एट ज्वाइनिंग एरिया। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जो एगाथा क्लिस है दोस्तों, एगाथा क्लिस के जो सिक्के हैं उन पर वासुदेव का और बलराम की दोस्तों बड़ी आकृति उनके सिक्कों के आगे अग्रभाग और पृष्ठ भाग पर, पीछे वाले भागों पर हमको दिखाई देती है। जिसका सही मैचिंग होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पे। यदि हम बात करते हैं यूक्रेटाइटिस की, दोस्तों यूक्रेटाइटिस जो है दोस्तों ये हेलियोडो जो हेलियोक्लिस है दोस्तों और लियोडिस है दोस्तों, इनके संस्मरण में उन्होंने सिक्के चलाए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए से मैचिंग होगा। वहीं पर हम माओस की बात करते हैं दोस्तों, तो माओस ने दोस्तों पंजाब के आसपास का जो एरिया है वहां पर क्या किया था? उन पर शासन किया था। बाकी बच्चे दोस्तों आपके एजिलिस, तो इन्होंने दोस्तों अभिषेक लक्ष्मी जो है दोस्तों इनके सिक्कों पर अंकन हमको दिखाई देता है। इस हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच कराना है। इधर दोस्तों जो दिया गया है ये टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में जो नाम दिया गया है ये
टेम्पल्स किस काल से संबंधित हैं, उनके नाम दिए गए, तो इनको आपस में आपको क्या करना है, मैचिंग कराना है। यदि मैं टेम्पल्स के नाम की बात करूं तो इसमें आपको दिया गया सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में स्थित है। दूसरा गोमतेश्वर स्टैचू जो कि आपका श्रवण बेलगोला में स्थित है, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा दिया गया है धर्मराज रथ जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। और चौथा दिया गया है दुर्गा मंदिर जो कि एहोल में स्थित है। वहीं पर जो आपके शासकों के या फिर राजवंशों के नाम दिए गए, इनमें आपको चालुक्य, गंग, चोल और पल्लव के नाम दिए गए हैं। और इनको आपको क्या करना है कि आपस में इनको मैचिंग आपको कराना है। भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि भाई जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको राजराज प्रथम ने बनाया था जो कि एक चोल शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का 3 से क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। जबकि आपका जो गोमतेश्वर की मूर्ति स्टैचू है जो कि श्रवण बेलगोला में स्थित है, इसको किसने बनाया था, तो ये गंग वंश के शासकों के द्वारा क्या गया था, बनवाया गया था। जबकि जो आपका धर्मराज रथ जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, ये पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। बाकी बचा दोस्तों आपका एहोल में जितने भी आर्किटेक्चर हैं ये मैक्सिमम किसके द्वारा बनाए गए, तो ये आपके चालुक्य शासकों द्वारा बनाए गए, इसलिए इसका फर्स्ट जो है मैचिंग हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। आगे चलते दोस्तों, अगला आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दोस्तों इनके एक्सकेवेटर के नाम दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है कि आपस में मैचिंग करानी है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके साइट्स के नाम। तो आहार, मास्की, शिशुपालगढ़ और बणावली दिया गया है। यदि मैं इनकी आर्कियोलॉजी या फिर एक्सकेवेटर की बात करूं तो आर एस बिस्ट का नाम, एच डी संकालिया, बी के थापर और बी बी लाल का नाम दिया गया है। अब आपको दोस्तों इसका सही मैचिंग कराना है। इसका सही मैचिंग क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों जो आहार आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि आपके इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक पीरियड का एक इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, ये एक्सकेवेट किया गया था दोस्तों आपके एच डी सांकालिया के द्वारा। बाकी दोस्तों मास्की जो पुरास्थल है, मास्की पुरास्थल उसको एक्सकेवेट किया गया था बीके थापर के द्वारा। दोस्तों जो शिशुपालगढ़ है दोस्तों ये एक्सकेवेट किया गया था बीबी लाल के द्वारा। बाकी बचा दोस्तों आपका बणावली, ये एक्सकेवेट किया गया था आर एस बिष्ट के द्वारा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या कराना है, मैच कराना है। दोस्तों ये जो दिए गए हैं ये स्कल्पचरल फीचर्स दिए गए हैं, इसमें आपको नाम दिया गया है प्रदक्षिणा पथ, अंड, हर्मिका और आयक पट्टका। जबकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं, ये चीजें हैं क्या, इनके बारे में कि क्या कुछ फीचर्स हैं, इसमें दिया गया है लो हेमिस्फेरिकल डोम, दूसरा सर्कम्बुलेटरी पाथ, तीसरा पैनल डिपिक्टिंग रो टू द टेल सिलेंड्रिकल, और चौथा इनक्लोजर टू एम्ब्रेला सेट। तो आपको क्या करना है कि इनको आपको हिंदी मैच कराना है। सबसे पहले प्रदक्षिणा पथ होता क्या है भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रदक्षिणा पथ एक गोलाकार मार्ग होता है जो कि जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ये क्या है, मंदिर है, टेम्पल है। अब इस मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए क्या है, एक स्पेशल मार्ग बनाया जाता है जो कि मंदिर के चारों तरफ आपको परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता है। यही पथ क्या कहलाता है, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। इसका सही मैचिंग होगा सर्कम्बुलेटरी पाथ। दूसरा बचा आपका अंड। अंड क्या होता है भाई, तो गुंबद नुमा संरचना जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंड बोलते हैं, अर्थात लो स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल डोम जो है दोस्तों ये अंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हर्मिका जो है, हर्मिका क्या कही जाती है, तो इनक्लोजर टू जो अम्ब्रेला शाफ्ट है, मतलब कि जो छत्र स्तंभ का घेरा होता है ये क्या कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है। बच्चा आपका आयक पट्ट, तो आयक पट्ट जो दोस्तों ये पैनल डिपेक्टिंग रो टू द टेल सिलेंड्रिकल, क्या कहता है आपका आयक पट्ट कहा जाता है। इस हिसाब से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में दोस्तों आपके साइट्स के नाम दिए गए हैं, पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं, और दूसरा कि किस नदियों के किनारे पर थे, इनके नदियों के नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यदि हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं तो इनमें हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनी कोंडा और पैठन का नाम दिया गया है। वहीं पर नदियों में दोस्तों गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा नदी के नाम दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है कि आपस में इनकी मैचिंग करानी है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा आपका हस्तिनापुर, दोस्तों हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपका नागार्जुनी कोंडा जो पूरा स्थल है ये आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और
बचा दोस्तों आपका पैठन, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस हिसाब से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिस्ट वन लिस्ट टू में मैच कराना है। जो लिस्ट वन है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है, और वो स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया गया और वो क्या है उसको आपको बताना है। जो लिस्ट वन में दिया गया है वो दिया गया है गुप्ता स्टोन क्वाइंस, स्टोन टेम्पल, दूसरा अर्ली ब्रिक टेम्पल, मोस्ट डेवलप्ड ब्रिक टेम्पल, और चौथा सर्कुलर ब्रिक टेम्पल। जबकि उनके जो नाम है, मनियार मठ एट राजगीर, लक्ष्मण टेम्पल एट सीडपुर, तीसरा भीतरगांव टेम्पल, चौथा टेम्पल नंबर सेकेंड एट सांची। इनको क्या करना है कि आपको मैचिंग करानी है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका गुप्ता स्टोन टेम्पल, मतलब गुप्त काल का जो पाषाण मंदिर है। सबसे पहले हमको कहाँ पर दिखाई देता है उसका प्रमाण, तो वो दिखाई देता है टेम्पल नंबर सेकेंड एट सांची। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों, उसके पश्चात आता है आपका प्रारंभिक ईंट का मंदिर, जिसको हम लोग अर्ली ब्रिक टेम्पल कहते हैं। ये हमको दिखाई देता है भीतरगांव टेम्पल में। भीतरगांव जो टेम्पल है, यहाँ से हमको उसका प्रमाण मिलता है। तीसरा, मोस्ट डेवलप्ड ब्रिक टेम्पल, मतलब कि ईंट का बना हुआ, ईंट का निर्मित सबसे विकसित टेम्पल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये हमको दिखाई देता है कहाँ से, लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर का है, हमको प्रमाण उसको वहां से दिखाई देता है। बाकी बचा आपका सर्कुलर ब्रिक टेम्पल, मतलब ईंट का बना हुआ गोलाकार मंदिर जो है दोस्तों, ये हमको कहाँ पर दिखाई देता है, ये हमको राजगीर का जो मनियार मठ है वहां पर हमको दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न ये दोस्तों कि मैच द आइटम्स लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जब आपके जो नाम दिए गए हैं, या साइट्स के नाम दिए गए हैं, या फिर इनके आपके इंपॉर्टेंट लोकेशंस के नाम दिए गए हैं, और दूसरा इनसे संबंधित जो आपके क्या कहते हैं पुरास्थल हैं, या फिर जो उनके राजवंश हैं उनके नाम दिए गए। यदि हम बात करें कैपिटल की या राजधानियों की या फिर स्थलों की, जिसमें आपको पैठन, राजगीर, पाटलिपुत्र और वातापी के नाम दिए गए हैं, वहीं पर जो उनसे संबंधित राजवंश हैं उनमें आपको गुप्त, चालुक्य, सातवाहन और हर्यक के नाम दिए गए। इनको क्या करना है कि आपको आपस में मैचिंग करानी है। सबसे पहले यदि हम पैठन की बात करते हैं, तो पैठन जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो पैठन पुरास्थल संबंधित है आपके सातवाहन किससे संबंधित है, सातवाहनों से संबंधित है। राजगीर दोस्तों जो किससे संबंधित है, तो ये हर्यक की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो पाटलिपुत्र दोस्तों गुप्त राजवंश की राजधानी थी। बचा दोस्तों आपका वातापी, वातापी दोस्तों आपके चालुक्यों की राजधानी थी। इसलिए दोस्तों इसका नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपका अंतिम का प्रश्न बचा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों इस क्वेश्चन का 50 है दोस्तों, ये आपका पैसेज है दोस्तों, जिसको आपको पढ़ के क्या करना है, जवाब देना है। दोस्तों इसको पढ़ने के पश्चात यदि आप इसका आंसर निकालेंगे, तो आप चाहें तो दोस्तों पढ़ के इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में, हमने दोस्तों कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो 2007 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे, इनसे सहायता मिली होगी। यदि दोस्तों आपको ये जो सॉल्व पेपर है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है, यदि वो दोस्तों आपको चाहिए, तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर के माध्यम से सभी क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2004 से लेके 2020 तक के दोस्तों क्वेश्चन पेपर आप पा सकते हैं बहुत ही कम दामों में, वो भी दोस्तों सॉल्व क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो हमें दिए गए जो चैनल का नंबर है उस पर भी दोस्तों आप लेके पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।